नमस्कार, आपनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें कुल 105 किलोमीटर में 17 टनल बनाई जा रही है। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 5 में निर्माण कार्य प्रगति पर है। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रेलवे लाइन निर्माण कार्य में और तेजी लाई जाए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। कार्यों में गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोगों के हक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। जहां भी धर्म और संस्कृति का विषय होता है, वहां परंपराओं का महत्व होता है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है, उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी, चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी, उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है। हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं का हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में विशेष महत्व है। और जब हम धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों की बात करते हैं तो परंपराओं का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। और इसलिए तमाम जो परंपराएं हैं, उनसे भी किसी तरह की छेड़छाड़ करना ये सरकार का मकसद नहीं है। और इसलिए सबके हितों की सुरक्षा ये सरकार की प्राथमिकता रही है और यही बात हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखी और माननीय न्यायालय ने सरकारी जो पक्ष है उसमें उसके पक्ष में अपना निर्णय दिया है। कुछ लोग इस पर राजनीतिक बातें करते हैं तो उनका उत्तर दिया जाए। मैंने कभी उनका उत्तर नहीं दिया है। हाँ, हमने जो हक हकूकधारी हैं, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में देवस्थानम का और इस देवभूमि का मान सम्मान बना के रखा। मेरा आशय जो हमारे पंडा पुरोहित समाज है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपनी आंखों से हमने सब कुछ देखा है। सड़कें टूट जाती थी, आज तो मशीनें हैं, 24 घंटे में 36 घंटे में सड़कें खुल जाती हैं। पहले 10-10 दिन तक मैनुअल सब काम होता था, 10-10, 12-12 दिन, 15 दिन तक सड़कें नहीं खुलती थी। ऐसे में जो हमारा पुरोहित समाज है, तो तमाम जो श्रद्धालु आते थे देश भर से, उनकी सेवा करते थे। उनके गरीब लोग भी होते थे, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था, आवश्यकता पड़े तो उनकी दवाइयों की व्यवस्था उन लोगों ने की है। हमने स्वयं देखा इन चीज़ों को, स्वयं देखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है किस ढंग से उन लोगों ने उनकी चिंता की है। इसलिए हमारी सामने राजनीति नहीं, वो लोग हैं जिन्होंने इन परंपराओं को और इस देवभूमि को देवभूमि का स्थान दिया, जिन्होंने जिनके कार्यों से इसको, जिनके कर्मों से इसको देवभूमि का स्थान हमारे मंत्रिमंडल ने फैसला किया है। मंत्रिमंडल में ही ये प्रस्ताव आया था और मुझे अच्छी तरह याद है जब पंडित नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी इस पर विचार किया था। उन्होंने भी 2004 में इसका विचार किया था और किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाए। उन्होंने चारधाम बोर्ड बनाया था, चारधाम
परिषद, विकास परिषद बनाई थी उन्होंने, और समय समय पर इस पर विचार हुआ। इसलिए मैंने ये कहा कि 19 साल हुए थे हम उत्तराखंड के जब मैंने ये निर्णय लिया था, और मैंने ये कहा था कि 19 साल का सबसे बड़ा सुधारात्मक निर्णय है देवस्थानम बोर्ड। अगर आपको याद होगा तो तब मैंने ये बात कही थी। बहुत लोगों ने चिंता करी, सोचते थे, लेकिन कतिपय कारणों से इस पर उन्होंने निर्णय नहीं ले पाए। हमने इस पर निर्णय लिया। वहीं शिक्षा नगरी रुड़की के मेयर गौरव गोयल भले ही रुड़की नगर में हर तरह की साफ सफाई और नालों को साफ करने के दावे कर चुके हों, लेकिन एक ही तेज बारिश ने मेयर के सभी दावों की पोल को खोल कर रख दिया। दरअसल लोगों के घरों में पानी घुस गया और लोग अपने घरों में चारपाई पर बैठकर पानी उतरने के इंतजार में बैठे रहे। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश है कि नगर निगम के लाख दावों के बावजूद रुड़की की सड़कें जलमग्न हो गई है। को बहुत कम बारिश हुई है, इसी में इतना बुरा हाल है। अगर ये थोड़ी देर और बारिश पड़ गई तो यहाँ पे गाड़ी निकलनी भारी हो जाएगी। यहाँ पे लोग खींच के ले जाते हैं और ट्रैक्टर वगैरह से गाड़ियाँ यहाँ से निकालनी पड़ती है। अभी बहुत कम है, लेकिन अगर थोड़ी देर बारिश और पड़ी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। घरों में लोग अभी पानी निकाल रहे हैं, आसपास में बहुत ही परेशान। आप पीछे देख सकते हो, घरों में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और अभी ये बहुत कम है। अभी थोड़ी बारिश हुई है, अभी इतना बुरा हाल है, तो थोड़ी बारिश होने के बाद कितना बुरा हाल हो। वही नगर निगम के हालात तो हमारे और आपके सबके सामने हैं। जिस परिस्थिति में आप यहाँ खड़े हैं, उसी परिस्थिति में मैं यहाँ अपनी खराब गाड़ी के साथ खड़ा हूँ। अपने मेयर जो रुड़की गौरव गोयल हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कहीं ना कहीं, और उन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और उसकी विपदा और परेशानी में मैं खड़ा हूँ और आप भी खड़े हैं, हम दोनों झेल रहे हैं। विकास सिर्फ जुमलों में नज़र आ रहा है, इसके अलावा मुझे विकास कहीं नज़रों से तो नज़र आ नहीं रहा। डिबेट्स में नज़र आ रहा है विकास, और नेशनल न्यूज़ पे नज़र आ रहा है विकास। इसके अलावा कहीं मुझे विकास नज़रों से तो दिख नहीं रहा। अगर कहीं कोई दिखे तो आप मुझे भी बताइएगा। ये लगभग दूसरी तीसरी बारिश है शायद, और यहाँ परमानेंटली यही है जो आपके सामने भी परिस्थिति यहाँ बनी हुई है। यही परिस्थिति यहाँ हर साल बनती है। गौरव गोयल जी को अगर किसी नाम से चुना था तो उनके काम से चुना था, नाम से नहीं चुना था, और कहीं ना कहीं काम होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। नहीं भर रहा है कि इंजन से ऊपर आ जावे पानी और गाड़ी बंद हो जाती है। जी, तो क्या हालात है? पहली बारिश में इतना बुरा हाल हो गया। पहली बारिश में इतना बुरा हाल है, आगे पता नहीं क्या हाल होगा भाई। उत्तराखंड में भारी बारिश ने कहर को बरपा रखा है। हरिद्वार में बीती रात हुई तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के पास ट्रांसफार्मर समेत दीवार ध्वस्त हो गई। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र की बिजली बाधित हो गई। हालांकि घटना के वक्त आसपास किसी के न होने के कारण किसी को जान की कोई नुकसान जो है वह नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन और श्री गंगा सभा के सेवादारों ने आसपास बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर जाना रोककर क्षेत्र में फैले मलबे को हटाने का काम शुरू किया। तो वहीं देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से रिमझिम बारिश हुई और इससे मौसम सुहावना हो गया। तो वहीं आने वाले 2 दिनों में देहरादून और मसूरी क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। आकाश से जो बिजली है वो गिरी है, और उसके उपरांत जो है ये जो दीवार है ये भुगरा के गिर पड़ी है। तो प्राकृतिक जो एक तरह से हम कहेंगे कि ये घटना है, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पर हानि हुई है। जो हमारी हर की पौड़ी की जो दीवार है, इसका एक जो पार्ट है ये हिस्सा है, गिर गया है। बाकी पूरी हर की पौड़ी जो है वो सुरक्षित है, और आप देख सकते हैं कि नियमित रोज़ की तरह श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। और ये जो हानि हुई है शीघ्र ही, क्योंकि आज सारा प्रशासनिक अमला सुबह से इंस्पेक्शन भी कर रहा है, और इसको तुरंत जो है 2-4 दिन में ही हम इसको करके और पुनः इसको और अधिक मजबूत और सौंदर्य के साथ हम इसका पुनर्निर्माण। ये लगभग 80 से 100 फुट के आसपास की हमारी जो दीवार है ये क्षतिग्रस्त हुई है, और निश्चित रूप से थोड़ी क्षेत्र की घटना है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही हम 2-4 दिन में ही इसके पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। ये इस विषय में क्योंकि हम तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, हाँ ये बात सही है कि पास में ही जो है अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए खुदाई हुई है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से इस विषय में हम नहीं कह सकते हैं कि क्या दीवार की मजबूती में उससे कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन जो घटना सामने आ रही है, जैसा कि सभी उपस्थित लोगों ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरी है और बहुत तेज वेग से वो बिजली आई है, और उस वजह से इतने बड़े जो दीवार के बाहर उसको क्षतिग्रस्त है वो यहाँ आए, ये स्वयं दें, स्वयं संज्ञान लें
और इसमें अब जो भी इसका ट्रीटमेंट करना है करें, इसमें आरसीसी वाल बनाएं, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। और लॉकडाउन के कारण, क्योंकि हर की पैड़ी में स्नानार्थी नहीं थे और नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था, आगे हादसा न हो और उसके लिए सरकार बहुत जागरूक होकर के, और हरिद्वार के जो शहरी विकास मंत्री हैं मदन कौशिक जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो अगर इसको सुन करके वो सीधे जो है इसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और तुरंत जो है इसका समाधान निकलना। देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देती जनहित याचिका खारिज हो गई है। उच्च न्यायालय ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को सरकार के पक्ष में खारिज किया। मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने 6 जुलाई के निर्णय को पूरी तरह से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 4 धामों समेत कुल 51 मंदिरों का आधिपत्य अपने हाथों में लिया, जो गलत है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए न्यायालय से इस पर रोक लगाने को कहा था। आज उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष को मजबूत मानते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिटीशन लगाई थी, 4 धाम एक्ट को चैलेंज किया था और हमने उसमें इंटरवीन करके उनकी पिटीशन को अपोज किया था और वी हैव पुट इट बिफोर द कोर्ट के किसी भी हिंदू राइट्स रिचुअल्स का कोई वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाता। ये एक्ट केवल सेकुलर मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। तो आज कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। वो एक्ट को कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रेज बाय श्री स्वामी जी हैज़ फेल्ड और वो बोर्ड बिल्कुल। दारमा वैली के ग्रामीणों ने केंद्र और राज्य सरकार पर सीमांत की अनदेखी का आरोप लगाया और क्षेत्र के चाइना बॉर्डर पर मोबाइल टावर लगाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दुक्तू ग्राम प्रधान बीरेंद्र दुक्ताल के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। ग्राम प्रधान बीरेंद्र दुक्ताल ने कहा कि सरकार अति संवेदनशील देश की अन्य सीमाओं पर मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दे रही है, लेकिन सीमांत के दारमा व्यास वैली के 14 गांवों के ग्रामीणों का दुर्भाग्य है कि अभी तक इन क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद संचार सेवा नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये हो गया कि संचार सुविधा बिल्कुल नहीं है और हम लोग बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के सामने रहते हैं। हम लोग दारमा के 14 गांव जो आते हैं, तो हम लोग 14 गांव जो है चाइना के बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए हैं। अभी तक यहाँ संचार सुविधा ना होना ये बड़ी सोचने की बात है और अभी तक ये इस चीज़ पे क्या कहते हैं कदम सरकार के थ्रू पिछले बार सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद भी आज तक इसमें कोई स्टेप नहीं लिया गया। क्या उनकी सोच में रखते ये हम लोग नहीं जानते, पर क्षेत्रवासी जो हम लोग यूथ लोग हैं, हम यूथ लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव आए, ऐसे बदलाव आए जिससे यहाँ के जनताओं को बेनिफिट मिले। हाँ, झुंझुनू के रूप में काम आ रहा है। देखिए, नेटवर्क से केवल दुखतू ही नहीं, हमारा दारमा, चौदास, ब्यास और हमारा धारचूला से ऊपर का जो एरिया है तो तमाम गांव है। मेरे यहाँ के नामिक से लेके कोटा खरीक, पंदरपाला से लेके बोना तोमिक, जारा जीवली, रिंगू चुलकोट और जो है हमारा मल्ला जोहार का एरिया, ये तमाम क्षेत्र जो है मोबाइल नेटवर्क से वंचित है। और आप सब लोगों ने देखा भी होगा 2016 में 6 दिन का मैंने जंतर मंतर में आमरण अनशन भी किया था। उत्तराखंड की दूसरी बार जब मैं विधानसभा में पहुंचा 2017 में, तो मैंने वहां पर हाउस में भी कार्य स्थगन के माध्यम से इस मामले को उठाया था। हर बार मैं जो मेरा नैतिकता है, मेरी जिम्मेदारी, मैं उस मामले को उठा रहा हूं, लेकिन केंद्र की सरकार गूंगी बहरी सरकार हो गई है। वो जनता का जो है पतन करना चाह रही है, जनता की आवाज़ों को सुनना नहीं चाह रही है। जिस तरह से आज लेह लद्दाख घाटी में जो है सैकड़ों टावर लगाने का काम ये सरकार कर रही है, उसी तरह इस क्षेत्र को भी जो है टावर लगाकर यहाँ के क्षेत्र की जनता का जो है परेशानी को जो है दूर करने का काम करे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकट के बीच मानवता की मिसाल को पेश करते हुए पूरे लॉकडाउन में गदरपुर, दिनेशपुर के तमाम क्षेत्रों में जाकर गरीब मजदूरों को फ्री में राशन, सैनिटाइजर और मास्क बांटे और लोगों को जागरूक भी किया। आज भी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सुब्रत तरफदार के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने गरीब मजदूरों को फ्री में मास्क और सैनिटाइजर बांटे। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, तब से
गरीब ज़रूरतमंद लोगों के सामने भुखमरी जैसी समस्या पैदा हो गया, जिसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगातार गरीब ज़रूरतमंद लोगों तक फ्री में राशन वितरण का कार्य किया गया। साथ ही साथ मास्क सैनिटाइजर देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर 1000 मास्क का वितरण करते हुए लोगों को जागरूक किया गया कि कोरोना जैसे महामारी में खुद को और अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश को कैसे बचाया जाए। मसूरी में किटी फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला और उसके पति समेत एक अन्य व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया। महिला और उसके पति ने 2016 में किटी फाइनेंस स्कीम की शुरुआत की थी, जिसमें मसूरी की सैकड़ों महिलाओं ने विभिन्न स्कीम में पैसा लगाना शुरू किया, जिसके बाद किटी संचालक ने बार बार झूठा आश्वासन दिया, जिसमें कभी पैसा डबल करने तो कभी लकी ड्रॉ निकलने के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया। पिछले 6 महीनों से जब महिलाओं ने पैसा वापस करने को कहा तो किटी संचालक ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद थाना मसूरी में आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। कायम करके आगे जांच की जाएगी, जिसका जो भी पैसा बनेगा विधिवत तरीके से कानूनी तरीके से उसका पैसा वापस उसको दिलाने की कोशिश की जाएगी। और सबको समझा बुझा के इन लोगों को हमने वापस घर भेज दिया। काफ़ी लंबे समय भी हो गया ये लगातार जो है ये किटी प्रकरण जो है चलते ही जा रहे हैं, क्या है ये सारे के सारे? ये किटी प्रकरण जो मसूरी में काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। मेरे द्वारा सबको बता दिया गया, जो भी तहरीर देना चाहता है, मैं कहीं काफ़ी समय से लोगों को मेरे द्वारा कहा जा रहा था कि आप लोग जो है जो भी किटी संचालक है उनके खिलाफ आप तहरीर दें, मैं मुकदमा कायम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज तक इन्होंने मेरे पास कोई तहरीर नहीं दी थी। आज ये लोग मेरे पास तहरीर दे रहे हैं, तो मैं उस संबंध में जांच करके उसमें मुकदमा कायम करने की कार्रवाई कर रहा हूँ। भट्टा गांव मसूरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दिसंबर 2019 में डॉक्टर के रिटायरमेंट होने के बाद कई महीनों तक किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई। केवल फार्मासिस्ट वार्ड बॉय अस्पताल को संभाल रहे थे और इसी बीच वार्ड बॉय का भी कोविड कंट्रोल देहरादून में स्थान का स्थानांतरण कर दिया गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने के कारण स्थानीय जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल की सुविधा न होने पर स्थानीय जनता को देहरादून और अन्य जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना पड़ रहा था। लंबे समय के इंतजार के बाद अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति हुई, जिसको लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की। मैं भट्टा गांव भट्टा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तैनात हूँ। मैंने यहाँ पे सोमवार से ज्वाइन किया है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ के लोगों के बीच में अपना योगदान दे सकती हूँ। मैं अपनी पूरी तरीके से ड्यूटी को अपनी टाइमिंग के हिसाब से ना देखते हुए सभी की सेवा में हमेशा तत्पर खड़ी रहूँगी और सबके साथ यहाँ पे सबको स्वास्थ्य सेवाएं। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब रिटायरमेंट लगभग दिसंबर में हो गया था। दिसंबर से यहाँ पे डॉक्टर की पोस्ट खाली थी और लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जो लोग मसूरी से और झड़ी पानी तक के लोग यहाँ पे आते थे, जैसे हमारी अपने पंचायत की आबादी लगभग 6000 के आसपास है, सब इसी हॉस्पिटल पर निर्भर हैं, अन्यथा सबको देहरादून का रुख करना पड़ता है। पर अब मार्च के बाद हमने काफ़ी लंबे टाइम से हमारी मांग थी कि ये हॉस्पिटल में डॉक्टर तैनात हो, मगर कोविड के चक्कर से जो यहाँ वार्ड बॉय थे उनका भी यहाँ से नीचे कोविड सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया था। सिर्फ एक जो फार्मासिस्ट थे यहाँ पे वही थे सिंगल, वो अकेले पूरे हॉस्पिटल को संभाल रहे थे, तो लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, साथ में फार्मासिस्ट को भी। पर हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि विधायक जी ने से हमने कई बार अनुरोध करा, आज यहाँ पे डॉक्टर के अपॉइंट हो गए हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक सौभाग्य बात यह है कि जो यहाँ पे वार्ड बॉय हैं कुशपाल भाई, उनको सरकार द्वारा कोविड वॉरियर का सम्मान दिया गया, तो हमने आज उनका भी सम्मान किया है। साथ में जो हमारे फार्मासिस्ट हैं अनुराग जी, उनको भी हमने सम्मानित किया कि उन्होंने पूरे कोविड काल में अकेले ही पूरा हॉस्पिटल को सुचारू किया और लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तो मैं उसके लिए विधायक जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक अच्छे डॉक्टर को यहां अपॉइंट किया है। उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की रही हो या फिर कांग्रेस की, सरकारों ने जनता को झूठे आश्वासन दिए, नेताओं ने झूठ के नाम पर वोट बैंक बटोरे, जनता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के थराली विकास खंड के डाडर बगड़ की। थराली अभी भी विकास की बाट जो रहा है। 2013 की आपदा में थराली के सोल क्षेत्र में कई गांवों का एकमात्र संपर्क पुल ढाडर बगड़ का पुल बह गया।
तब से अब तक 7 साल बीत गए, लेकिन पुल की आस लिए रणकोट, कुमड़, घूंघटी सहित कई गांवों के ग्रामीणों की पुल की दरकार अभी भी पूरी ना हो सकी। हर बरसात में यहाँ के लोग जान हथेली पर रखकर आवाजाही करते हैं। ग्रामीणों की अगर माने तो पुल की मांग को लेकर वे क्षेत्रीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कागजों की कार्रवाई अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी। कहना यह है कि 2013 में आपदा आई थी और तब से कई चुनाव हो गए हैं, पंचायत चुनाव हो गए हैं और फिर ये विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव हुई, अभी उपचुनाव हुए हैं, इतने बार विधायक का चुनाव हो गया है। ये वोट मांगने के समय पे तो यहाँ पे आए होंगे, उन्होंने देखा होगा पूरा इलाका किस तरह से तस्त है और इधर इतनी ग्राम पंचायतें हैं जो कि इस रास्ते को जोड़ते हैं। अभी मैंने देखा कि जैसे भाई साहब कह रहे थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो देख रहे कि उन्होंने बताया कि हम किस प्रकार से यहाँ से 2 लकड़ी लगा करके अभी देख रहे थे कि किस प्रकार से वो यहाँ से इधर उधर जा रहे हैं। आज जब मैंने इस क्षेत्र में देख के समस्या देखी तो हम खुद मौके पे गए तो यहाँ की स्थिति इस प्रकार से है कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। कौन से गांव से रहने वाले हैं? आपसे जानना चाहेंगे जो जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ढाडरबगड़, यहाँ जो उनके हालत तो बहुत बुरे हाल हैं। 2013 में बह गई थी ये और अभी तक इस पर कोई सुनाई नहीं हुई। जब यहाँ पे कोई प्रतिनिधि आता तो वो बोलते हैं कि हो जाएगा। ना तो ट्रॉली की व्यवस्था है यहाँ पे और ना तो पुल की व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। और जब स्कूल के बच्चे जाते थे पहले, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा, तो स्कूल के बच्चे भी बहुत बुरे हाल में, तो हम मिलजुल के इस पुल को बनाते थे। लकड़ी का पुल आप बनाते, लकड़ी का पुल भी नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि बहुत बुरी स्थिति होगी। वो पूरा बह गया और ना वहाँ पे पुल डालने का कोई वो है रास्ता है कि जहाँ पे कि हम पुल डाल सकते हैं। बरसात शुरू हो गई, इससे पहले था लोगों ने? हाँ बनाया था। उसकी क्या स्थिति है? वो बह गया, पूरा पुल बह गया। वो ऐसे में जो पार के गाँव के लोग नहीं आते, पूरा यातायात पूरा ठप हो गया। लोगों का सामान पूरा दुकानों में फेंक रखा है और जो मरना जीना है, जो कुल पुरोहित हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। पूरा आवाजाही ठप हो गई। आपके ये भी लगभग इसमें 7-8 गांव के लोग इसमें गुजरते थे, आजकल कोई नहीं जा रहा है। के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो 2013 में जो भीषण आपदा आई थी, उस समय जो जीएस के ब्रिज जो वॉश आउट हुआ था, उसके स्थान पर हमारा मुख्यमंत्री घोषणा के अंदर एक ब्रिज स्वीकृत हुआ है। तो उसमें साइट सिलेक्शन की प्रोसेस में है, जोडिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो गया है। अब एससी साहब आएंगे, हो सकता है कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आए, वो साइट सिलेक्शन तो फाइनल हो जाएगा। तो फिर क्योंकि प्रथम चरण की स्वीकृति है, फिर इसका कंसल्टेंट का अनुभव बना करके, इसका डीपीआर बना करके, डिजाइन करा करके वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को प्रेषित किया जाएगा। और तब तक ये ब्रिज बनता है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने पूर्व में भी शासन को ट्रॉली के लिए, विद्युत चालित ट्रॉली के लिए एक एस्टीमेट बना करके भेजा था, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। वहीं गदरपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जुआ खेल रहे जुआरियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की और मौके से 4 जुआरियों को दबोचने में सफलता हासिल की, जबकि कुछ जुआरी पुलिस को गच्चा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से ताश की गड्डी सहित 38,000 से ज्यादा की नकदी, एक कार और 7 बाइक को बरामद किया। पुलिस की छापामार कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मच चुका है। पिछले कुछ दिनों से एक सूचना मिल रही थी कि गदरपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है लोग छिप करके बड़े स्तर पर जुआ खेल रहे हैं, जिसमें कल हमें पुख्ता जानकारी मिलने पे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई और जहाँ पे जुआ खेला जा रहा था वहाँ दबिश दी गई, जिसमें जो है मौके पर 12 लोग जुआ खेल रहे थे, जिसमें से हमने 4 पकड़े और 8 भगोड़े हो गए हैं। 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, एक कार बरामद हुई है, 38,730 रुपये नकद बरामद हुआ है, ताश की गड्डियाँ हैं और जिस चटाई पर बैठ के खेल रहे थे वो बरामद हुई है। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके अब मुकदमा किया है। इसमें जो हमारे स्थानीय एसपी हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि हम उनको स्थानीय होने के कारण उनका नाम डिस्क्लोजर नहीं कर रहे, लेकिन उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया जा रहा है कि उनके द्वारा बहुत ही गोपनीय तरीके से और सटीक जानकारी है। ऋषिकेश जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम आशीष श्रीवास्तव ने नमामि गंगे जल संस्थान, पेयजल निगम, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारियों से गंगा की स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर सवाल जवाब किए और इस दौरान उन्होंने पूछा कि गंगा की स्वच्छता को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
जवाब देने के दौरान नमामि गंगा परियोजना के अधिकारी डीएम को सही फीडबैक नहीं दे सके, जिस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। तो वहीं संबंधित एक अधिकारी के अनुपस्थित होने पर डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने विभाग के अधीनस्थ अधिकारी को साफ तौर पर कहा कि बैठक खत्म होने के बाद अधिकारी सभागार में आकर अकेले बैठ जाएं। डीएम ने बताया कि गंगा की स्वच्छता को लेकर जिला गंगा सुरक्षा समिति गंभीर है। अधिकारियों को बेहतर कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है। फिर कुछ टेकिंग ओवर हैंड ओवर का मामला है सीवर लाइन को लेकर के जल संस्थान जल निगम का, उसको इनको निर्देशित किया गया है कि इसको तत्काल जो है वो इंश्योर कराएं और जल्दी से जल्दी ये टेकिंग ओवर हैंड ओवर का काम हो जाए। इसके अतिरिक्त जो गंगा के किनारे में एक प्लान हमारा चल रहा था, डीएफओ साहब हैं, उन्होंने बताया है कि जो हमारे विटिवर का प्लांट है लगाने का, जो बायो रिमेडिएशन करता है, गंदगी को पानी से दूर करता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो वो भी लगभग इनके नर्सरी में तैयार हो गए हैं। तो अगले 15 दिनों में उसका भी प्लांटेशन हमारा शुरू हो जाएगा। अभी मैं जो है जा रहा हूँ, जो हमारा लक्कड़ बाग का एसटीपी है उसको देखेंगे कि वहाँ क्या इन्होंने किया है व्यवस्था, क्योंकि वो अब चलना शुरू हो गया है। तो वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। प्रोग्रेस कंटिन्यूअस गंगा की सफाई को लेकर के और गंगा के रिजुविनेशन को लेकर के लगातार लोग काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी धीरे धीरे दिखने शुरू हो रहे हैं। सर, नमामि गंगा के गत दिनों रुड़की के आरआईटी कॉलेज में विदेशी छात्रों से हुई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी क्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के उत्तराखंड डिप्टी कन्वीनर मोहम्मद आदिल फरीदी बच्चों का हालचाल जानने देहरादून रोड स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने अपनी कमियां छिपाने को उपचाराधीन विदेशी छात्र को अस्पताल से यह कहकर छुट्टी दिला दी कि अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि बाद में आईओ शहजाद अली के साथ अस्पताल पहुंचे बच्चों ने बताया कि उनके साथी को सिर में ज्यादा दर्द की शिकायत है, लेकिन उसे अस्पताल से छुट्टी दिला दी गई। और इसी के साथ ही आपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।